अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नावल ओ गर्ल योर माइंड एपिसोड 29, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सैयदा रुबाब। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। अस्फी उसी पुराने गैराज पर पहुंचा तो एक आदमी बाहर खड़ा उसका मुंतजिर था। वो उसे लिए अंदर दाखिल हो गया। इसी कमरे के बाहर अस्फी को छोड़ दिया जहां पहले उसे भी बंद किया गया था। मिस्टर साइम दुरानी। अस्फी अंदर दाखिल हुआ तो इंतहाई गुस्से के आलम में उसे पुकारा, जो कुर्सी पर सर झुकाए बैठा था और उसे रस्सी से बांधा हुआ था। अपने नाम की पुकार सुनकर उसने अस्फी की जानिब देखा, क्योंकि उसे लगा ही था कि कोई जानी पहचानी आवाज़ है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? अस्फी ने उसकी कुर्सी को लात मारी तो वो कुर्सी समेत नीचे जा गिरा था। अस्फी ने उसकी रस्सी को खोल दिया था और उसको कॉलर से दबोचे हुए अपने रूबरू ला खड़ा किया और उसकी आंखों में आंखें डाले गुर्राया था। हाँ, कैसे जुर्रत की तूने? तू जानता था ना कि अब वो मेरी बीवी है। तुझे जरा शर्म नहीं आई? इस दोस्ती का ही कुछ लिहाज कर लेते जो कभी हमारे दरमियान थी। बल्कि तू तो दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं रहा। झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा कर फिर ऐसी कीमत वसूल करता है लड़कियों से। भेड़िया है तू, भेड़िया। अरे और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा और उनके साथ खिलवाड़ करेगा। जान से मार दूंगा आज तुम्हें। अस्फी ने हिज़यानी कैफियत में मुब्तला होते हुए उस पर मुक्कों और लातों की बारिश कर दी थी। पहले पहल तो साइम अपना दिफा करता रहा और जवाबी हमले भी किए, लेकिन अस्फी का जुनून बढ़ता गया और हमले भी कि अब वो साइम को संभलने का मौका ही नहीं दे रहा था। मेरी गलती नहीं है, वो खुद आई थी मुझसे मिलने, साइम ने अपने दिफा में कहा। तो क्या इस गलती की ये सज़ा ही बनती थी कि उसने तुझ जैसे घटिया शख्स पर अंधा एतमाद किया? हाँ बोल, बोलता क्यों नहीं है? अब यही सज़ा बनती थी। जब इंसान में गैरत की कमी हो तो वह ऐसी हरकतें ही करता है जो तू कब से करता फिर रहा है। लेकिन कोई कुछ कहता नहीं तो क्या है, बेलगाम हो जाएगा? मैं आज तुझे लगाम डालूंगा और ऐसी डालूंगा कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा। अस्फी तो उसे अच्छा खासा पीटने के साथ साथ उस पर बुरी तरह चिल्लाया था। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, इसीलिए मैंने रामीन के साथ ये सब किया। तुम्हारी वजह से बाबा मुझे छोड़ गए, मेरी बहन का रिश्ता नहीं हुआ, वो भी मुझे छोड़कर चली गई और अभी तक लापता है। इसलिए मैं तुमसे भी तुम्हारा सुकून छीन लेना चाहता था। साइम अच्छा खासा पिटने के बाद हकाइक से पर्दा उठा गया कि उसने अस्फी से इंतकाम लेने के लिए ये सब कुछ किया, वरना वो ऐसा कभी ना करता। बॉस, यही है ना वो लड़की जिसका तुमने बोला था? वो आपस में बात कर रहे थे जब कमरे में एक तीसरा शख्स दाखिल हुआ, जिसके साथ एक लड़की थी जिसके बारे में वो अस्फी से पूछ रहा था। वो साइम की बहन थी, जिसे देखकर फर्श पर जख्मी हालत में पड़े साइम ने उठने की कोशिश की थी। वो लड़की भी अपने भाई को इस हालत में देखकर तड़प उठी थी। जब ही वो साइम की तरफ लपकी थी जब अस्फी ने उसे बाजू से पकड़े हुए रोक लिया था। चलो मेरे साथ। अस्फी ने उस लड़की को बाजू से पकड़कर अपने साथ घसीटते हुए कहा। अस्फी, रुक जाओ, कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? साइम ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। इसके साथ अब वही कुछ करूँगा जो तुमने मीनू के साथ किया। जैसे तुमने मीनू को बदनाम करने की कोशिश की, वैसे ही इसकी वीडियो बनाकर तुम्हारे पूरे खानदान वालों को भेजूंगा, ताकि उन सबको भी इसकी पारसाई का अंदाज़ा हो सके। अस्फी ने सहजाई अंदाज में साइम की बात का जवाब दिया, जो अब बमुश्किल खड़ा हुआ और अस्फी पे झपटा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसने अस्फी पर हमला करते ही दांत कचकचाते हुए कहा। करूँगा, और ज़रूर करूँगा। किसी का बाप भी इसे मुझसे नहीं बचा पाएगा। अस्फी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया था, जबकि वो लड़की सहमी सहमी सी खड़ी उन दोनों की बातें सुनकर बहुत से मायने अखज़ कर चुकी थी। अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी कि अपने भाई के पीछे छुप सके, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। इसे इस कुर्सी के साथ बांधो। अस्फी ने दरवाजे में खड़े आदमी को इशारा किया, जिन्होंने सिरस से साइन को थामे हुए फिर से कुर्सी पर पटकते हुए उसे रस्सियों से बांध दिया था। और अब वो अस्फी को पुकार कर बुरी तरह चिल्ला रहा था कि वो ऐसा मत करे, लेकिन अस्फी उसकी बहन को लेकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही अस्फी ने उस लड़की की कलाई आज़ाद कर दी थी, जो अपने भाई साइम की तरह मुसलसल दुआएं दे रही थी
کہ چھوڑیں مجھے असफी भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं. उनकी दोस्ती की बुनियाद पर वो साइम की बहन को और वो भी अपने भाई के दोस्त को पहले से जानती थी. जब भी तकलीफ दह हैरत में डूबे हुए चिल्ला रही थी कि उसके भाई का दोस्त अपने ही दोस्त के घर पर नकब लगाना चाहता है. मैं तुम्हारे भाई जितना नहीं गिर सकता, चाहकर भी नहीं, लेकिन मैं उस कमीने इंसान की आंखों में खौफ और तकलीफ की वो परछाइयाँ देखना चाहता था जो उसने मेरे अंदर उतारी हैं. तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की सोच रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है. तुम उसकी बहन हो तो मेरे लिए भी ऐसा ही दर्जा रखती हो. मैं तुम्हारे गिरे हुए भाई की तरह नहीं हूँ जिसने अपने दोस्त की बीवी तक को नहीं छोड़ा. असफी दबी दबी आवाज में शिद्दत कर्ब से कुर्राया था. असफी की बात सुनकर उस लड़की की हैरत से आंखें फैल गई थीं और उसके हाथ उसके मुंह पर आ ठहरे थे. वो कुछ भी बोलने से कासिर थी और फटी फटी आंखों से असफी को तके जा रही थी कि जो अभी उसने साइम के मुतालिक इंकशाफ किया था उस सब पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था. वो इस कदर गिरा हुआ निकलेगा मैं सोच भी नहीं सकता था. शर्मिंदा हूँ कि उस भेड़िए से अपनी बीवी को नहीं बचा पाया और पछता रहा हूँ उस वक्त को जब कभी मैंने उससे दोस्ती की थी कि मेरा दोस्त इस कदर कमजोर और दूसरों की इज्जतों से खेलने वाला एक ओपाश इंसान नहीं हो सकता. लेकिन मैं उसकी तरह कमज़ोर नहीं हूँ कि इंतकाम के लिए एक औरत का इंतखाब करूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक हर औरत ही काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त होती है, चाहे फिर वो अपनी बहन हो या बीवी हो या फिर किसी दूसरे शख्स की बहन या बीवी. इसी बेफिक्र हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मगर तुम्हारे भाई को अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा. उससे आखिरी मुलाकात करना चाहती हो तो कर लो. असफी ने अपनी बात मुकम्मल की और कमर पर हाथ रखे तकलीफ दे तासुरात के साथ रुख मोड़ गया. उसकी बात सुनते ही वो लड़की अगले ही पल अंदर की तरफ लपकी थी. तुम्हें असफी ने कुछ कहा तो नहीं? साइम ने अपनी बहन को देखते ही तफक्कुर भरे लहजे में सवाल किया था. नहीं, क्योंकि बकौल उनके वो आपके जितना नहीं गिर सकते. हर कोई आपकी तरह थोड़ी होता है. क्यों किया आपने ऐसा? आपकी रूह नहीं कांपी ये सब करते हुए कि वो आपके दोस्त की बीवी थी? ये भी नहीं सोचा कि मेरी भी एक अदद जवान बहन है और जब मकाफात अमल का वक्त आएगा तो मुझे आपकी बहन होने के नाते खमियाजा करना पड़ सकता है. जानते हैं कितने रोज मैं कहाँ गायब रही? आपकी बहन को जमाने ने और आपके गुनाहों ने एक बिकाऊ औरत बना दिया जिस पे जब जिसका जी चाहे हक जमा ले. और अभी भी मुझे किसी दूसरे मुल्क में स्मगल किया जा रहा था जब ये लोग मुझे यहाँ ले आए. शायद हमारी आखिरी मुलाकात यूं ही होनी थी कि मैं आपको बता सकूं कि आपके कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है. आज शर्म आ रही है मुझे आप जैसे शख्स को अपना भाई कहते हो. आप इस हद तक गिर जाओगे मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी. ना आपने ये सब बोया होता और ना मैं आज ही काट रही होती. अंदर पहुंचते ही उसने साइम को नफरत आमेज लहजे में मुखातिब किया था. उसकी बहन अब उसके सामने ही फर्श पर बैठकर रोती चली जा रही थी और अपनी बातों से सामने बैठे भाई को अंदर तक हिला गई थी, जो इस वक्त शदीद पछतावों की जद में था कि वो तो मीनू को बड़े ज़ौम में कह गया था कि अपनी गंदी ज़बान से मेरी बहन का नाम भी मत लेना, क्योंकि वो तुम्हारी तरह वारा नहीं है. और आज उसकी बहन ने जो कुछ उसे बताया था वो सोच रहा था कि वो सब सुनने से पहले वो मर क्यों नहीं गया. उसके हाथ फंसे पुश बंधे थे, वरना वो उसके सामने हाथ जोड़ के उसके कदमों में गिर जाना चाहता था. मुझे माफ़ कर दो, मैं पागल हो गया था. गुनाहों की दलदल में उतरते हुए सब कुछ ही भुला गया कि ये दुनिया मकाफात अमल है. जो बोऊंगा वो काटना भी है और मेरे किए की सज़ा तुम्हें मिलेगी, वो भी इस अंदाज से. मैं सोच भी नहीं सकता था. ये क्या कर दिया मैंने? साइम अब रोते हुए उससे हम कलाम था, जबकि उसका जी चाह रहा था कि उसके हाथ खुले हों और वो खुद को ही नोच डाले. वो दोनों बहन भाई ही रो रहे थे जब अंदर दो आदमी दाखिल हुए और उस लड़की को ज़बरदस्ती घसीटते हुए वहाँ से ले गए. साइम की चीखों पुकार भी किसी काम नहीं आई थी. आज वो इतना ही बेबस था जितना कभी उसने रामीन को कर दिया था. उसकी बहन उसके सामने गाय के हाथों में थी और वो बेबसी से तमाशा देखता कोट कर रह गया. असफी एक बार फिर से अंदर दाखिल हुआ. इस बार उसके हाथ में रिवॉल्वर भी था जो वो साइम पर ताने हुए खड़ा था. मुझसे मेरी आखिरी वसीयत नहीं पूछोगे? साइम ने कोई एहतजाज नहीं किया था कि वो उसे ना मारे, बल्कि वो खुद भी अब मर ही जाना चाहता था. नहीं, तुम जैसे सफाक लोगों से कुछ भी पूछे बिना उनकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए. असफी ने भी जवाबन सफाकियत भरे लहजे में कहा.
खुदा के लिए मेरी एक बात सुन लो, मैं तुमसे जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं तुम्हें खून बहा माफ कर चुका हूँ। बाकायदा लिख कर दे चुका हूँ कि यह हम दोनों का जाती मामला था, जिसमें किसी तीसरे को दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं है। बस तुम्हें एक एहसान कर दो कि मेरी बहन को इस दलदल से निकाल दो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, बस मैं तुमसे इंतकाम लेते लेते बह गया था और एक लड़की के एतबार का गलत फ़ायदा उठा गया। लेकिन मैं आज उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ असफी, तुम्हें रामी साहब का वास्ता एक बार मेरी उससे बात करवा दो। मैं उससे मरने से कबल माफ़ी मांगना चाहता हूँ। साइम ने उसे इल्तिजा की तो जवाब असफी भड़क उठा। अपनी गंदी जबान से अब मेरी बीवी का नाम भी मत लेना। असफी धारा। इसी असना में असफी का फ़ोन बजने लगा था। RK की कॉल थी। वो जो कह रहा है मान लो, फिर भले ही उसे मार देना। मरने वाला लाख बुरा हो, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम किया जाता है। उसकी बातों से वाज़ेह था कि वहां लगे कैमरे की मदद से तमाम कार्रवाइयों पर नजर रखे हुए था वो। और फिर उसके आदमी अंदर आए और बमुश्किल असफी को शूट करने से रोका और जबरदस्ती बाहर ले जाने लगे थे। लेकिन असफी ने जाते जाते भी फायर कर ही दिया था, जो साइम के सर में लगा था। वो लोग जानते थे कि असफी उसे मार डालेगा। जब भी वो असफी के साइम की बहन के साथ बाहर निकलते ही उस शख्स का हल्फिया बयान रिकॉर्ड करने के बाद वो उसे सनद के तौर पर भी लिखवा चुके थे कि वह असफी को अपना खून माफ करता है। लेकिन जाते जाते वो मीनू से माफी नहीं मांग पाया था। बस ये सब CCTV में ही रिकॉर्ड रह गया था। इस लड़की को छोड़ दो। असफी ने बाहर निकलते ही उसकी ये वसीयत तो पूरी कर ही दी थी, क्योंकि वो औरतों की इज्जत करना जानता था। अपने भाई के लिए उसने असफी को पहले भी वास्ते दिए थे कि वो उसे माफ कर दे। अब उसे यहाँ से गाड़ी में डाल कर ले जाया जा रहा था जब असफी के हुक्म पर वापस पलटा दिया गया। वो अब भी असफी को वास्ते दे रही थी कि वो साइम को माफ कर दे, लेकिन उसे पता चला कि अब उसके वास्ते किसी काम के नहीं है, क्योंकि उसका भाई नहीं रहा। वो अंदर की जानिब दौड़ी और खून में लिपटे उस वजूद से लिपट कर रोने लगी थी। असफी अपना काम करते ही घर वापस लौट गया। असफी, आप कहाँ गए थे? मीनू जो उसकी मुंतजिर थी, उसके आते ही उसे देखकर पूछे बिना नहीं रह पाई, क्योंकि उसके दिल में अजीब से अंदेशे सर उठाने लगे थे। जिसने आपको गजन पहुंचाया उसको ख़त्म कराया हूँ, असफी ने रिवॉल्वर और बाइक की चाबी मेज पर रखते हुए बताया। मीनू हैरत ज़दा सी खड़ी उसे तके जा रही थी। उसकी जबान गंग थी कि वो कुछ कहती, क्योंकि जिस बात का डर था वही हुआ था। जबकि असफी अब सुकून से चलते हुए बेड पर लेटे आंखें मूंद गया था, लेकिन मीनू का दिल आने वाले वक्त को लेकर खौफ में मुब्तला था। साइम और उसकी बहन को साइम के बंगले पर पहुंचा दिया गया था। रिश्तेदार भी खबर मिलते ही पहुंच चुके थे। साइम की बहन तो मुसलसल चुप साधे साकर बैठी थी, जैसे कुव्वत गोयाई खो चुकी हो। उसके पास किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। अलबत्ता उसके चाचू ने कत्ल केस की FIR करवा दी थी और मुलाजमीन के बताने पर कि कल साइम साहब का एक दोस्त यहाँ आया था जो उनके खून का प्यासा था, उस पर शक जाहिर किया गया। कश्यप की आंख खुली तो बमुश्किल आंखें खोलते वो ये सोच रही थी कि वो इस वक्त कहाँ है, और जहन पर जोर डालते ही रात वाली सारी बातें याद आ गई थी। वो सोच रही थी कि वो तो रात सोफे पर ही बैठे बैठे सो गई थी, फिर यहाँ कैसे पहुंची। ये ख्याल आते ही उसने सामने सोफे पर देखा तो बालाज अभी भी सामने सोफे पर ही बैठा था, जो अब सिगरेट पी रहा था। उसने दीवार पर लेंस घड़ी की जानिब निगाह की तो सुबह के 4 बज रहे थे। कश्यप फौरन से ही ब्लैंकेट उतारे वहां से उठ गई थी। सुबह सुबह और कोई काम नहीं है कि सिगरेट लेकर बैठ गए हैं? कश्यप ने अंगड़ाई लेते हुए बालाज से सवाल किया था। नींद नहीं आ रही थी तो बस सिगरेट पीने लगा। मीनू ने जो हरकत की है उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ। मीनू को तो असफी ने बचा लिया, लेकिन उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। बालाज की लाल अंगारा आंखें साफ साफ उसकी हैसियत बयान कर रही थी। वो भी साइम को मौत की घाट उतार देने की ख्वाहिश लिए हुए था, मगर नहीं जानता था कि ये फरीजा असफी अंजाम दे चुका है। कश्यप ने अभी मीनू के मुतालिक कोई बात नहीं की थी। वो इस मामले में खामोश ही रही, बल्कि सर झुकाए खामोशी से बाहर निकल आई थी कि इस बार बालाज ने भी उसे नहीं रोका था। वो साथ वाले कमरे में आई तो वजू के बाद उसे जाए नमाज की ज़रूरत थी, जिसके लिए उसे फिर से बालाज की ज़रूरत पड़ी। वो तो अब साथ वाले कमरे में सुकून से नमाज की अदायगी में मशगूल थी, जबकि बालाज अपने कमरे में बैठा सिगरेट नोशी में मसरूफ रहा। अगले रोज ही पुलिस असफंद कमाल के घर पहुंच चुकी थी
उसे वहां ना पाकर उन्हें अपने जराये से पता चला कि वो अपने ससुराल में मौजूद है, सो उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। मीनू एक बार फिर खुद को कोस कर रह गई कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। खानदान वालों पे भी ये राज फाश हो चुका था कि असफी ने कत्ल किया है और इसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्यों किया है ये फिलहाल कोई नहीं जानता था। आपदा तो बेटी की गुमशुदगी पर जैसे निढाल हुई थी, अब असफी की गिरफ्तारी और कत्ल की खबर पर दिल छोड़े बैठी थी। बारात से कबल ही आर के ने असफी के लिए वकील हायर कर लिया था, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर असफी का हुलिया बिल्कुल बदल के रख दिया गया और ये काम आर के ने ही करवाया था, जिसका भाई थोड़ा अर्सा कबल ही अपनी बीमारी की वजह से दुनिया से रुखसत हो चुका था। लेकिन ये बात सहगाए राज रखी गई थी क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड का डॉन था और माफिया में इसका काफी नाम था। उसी के सर पे तो आर के का धंधा चल रहा था। लेकिन इसकी मौत के बाद आर के को डर था कि दूसरे गैंग उनको डिबोने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उसके भाई का खौफ लोगों के दिलों पे था। इसी अरसे में उसके एक बंदे ने असफी को देखा और आर के को इतला दी थी कि उनका काम बन सकता है अगर वो इस लड़के को अपने साथ रखें, जो हो बहू उसके भाई जैसा ही दिखता था। बस बियर्ड की जगह क्लीन शेव और बालों की कटिंग उसी के अंदाज में कर दी गई थी। अब वो असफन कमाल से अंडरवर्ल्ड माफिया का डॉन बन चुका था। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? इसमें आने वाला ये नया ट्विस्ट यकीन पसंद आया होगा, तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम इसकी नई एपिसोड लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।